Good afternoon, student. Today we start explanation chapter 5 गलता लोहा। गलता लोहा के लेखक शेखर जोशी जी हैं। उनका जीवन परिचय है। शेखर जोशी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के औलिया गांव में सितंबर 1932 में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर और देहरादून में इन्होंने प्राप्त की। सन 1986 तक सेवा में रहे, सुरक्षा विभाग की सेवा में कार्यरत रहे। तत्पश्चात उन्होंने अपने पद का त्याग कर दिया और स्वतंत्र लेखन में संलग्न हो गए। इनकी प्रमुख रचनाओं में है कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, एक पेड़ की याद। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जोशी जी की प्रमुख रचनाओं में भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश, चेक, रूसी और जापानी भाषाओं में इनके लिखे हुए रचनाओं का अनुवाद किया गया है। उनकी सुप्रसिद्ध कहानी दाजियों पर बाल फिल्म भी बनाया गया है या बाल फिल्म का निर्माण हुआ है। इन्हीं के द्वारा लिखी गई कहानी है गलता लोहा, जो हम आज आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह में पढ़ने वाले हैं। शेखर जोशी जी नई कहानीकार के कहानी है। उनकी कहानियों में आधुनिक जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण हुआ है। गलता लोहा जोशी जी की कहानी कला का प्रतिनिधि नमूना है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने जातीय अभिमान को पिघलने और उससे रचनात्मक कार्य में ढलते हुए दिखाया है। कहानी का सारांश इस प्रकार है। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की। अब कहानी में पात्र जो है वो है मोहन है और उस मोहन के पिता वंशीधर हैं। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहित का ही कार्य किया। अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होता। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने के लिए तबीयत ठीक नहीं है। मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में वह कुशल नहीं है। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला, लेकिन हसुए की धार कुंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ गई। वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुंचा। धनराम उसका सहपाठी था। सहपाठी अर्थात दोनों ही साथ में विद्यालय में पढ़ते थे। दोनों बचपन की यादों में खो गए। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा। धनराम ने बताया कि वे पिछले साल ही गुजर गए। दोनों हंस कर उनकी बातें करने लगे। दोनों मित्र आपस में अपनी पुरानी बातों को याद करके प्रसन्न होने लगे। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वह मास्टर का चहेता शिष्य था और उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर भी बना दिया गया था। वे उसे कमज़ोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार उन्होंने दे दिया था। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम उसके प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। धनराम गांव के खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराम को 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ। उसकी वजह से उसकी पिटाई होती थी। मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। धनराम डर या मंदबुद्धि होने के कारण 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने व्यंग किया, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दिया। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखा दी थी। विद्या सीखने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का वेद चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे।
धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई। उससे उसके पिता वंशीधर तिवारी से बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। पैतृक धंधे से उन्हें निराश कर दिया था। वे कभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए, अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया। शाम को थका मांदा मोहन घर लौटा तो पिता पुराण कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार गांव के यजमान के घर रहता था। एक दिन नदी में पानी कम था तथा मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में पानी बढ़ गया। किसी तरह वे घर पहुंचे। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और फिर मोहन को स्कूल न भेजा। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था। उससे वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो वह उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने को तैयार हो गए। उसके घर में एक प्राणी बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। वंशीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गए हों। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा। यहाँ से जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाओं के साथ साथ उसने गली की सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मोहन भी यह बात समझता था। कह सुनकर उसे समीप के सामान्य स्कूल में दाखिल करा दिया गया। काम के बोझ व नए वातावरण के कारण वह अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। गर्मियों की छुट्टी में भी वह तभी घर जा पाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता। उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में रोक लिया जाता। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उसे गहरा दुख हुआ। धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहा, मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते। धनराम ने हंसुए के फाल को बेत से निकाल कर तपाया, फिर उसे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। कामकाज के सिलसिले में वे खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी। इस कारण लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर मोहन अपनी जगह से उठा। उसने कुशलतापूर्वक लोहे को स्थिर किया तथा नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते गोला बना दिया। मोहन ने यह काम इतनी कुशलता और स्फूर्ति से किया कि धनराम उसे देखता रह गया। धनराम को इससे भी बड़ी हैरानी इस बात पर हुई कि ब्राह्मण लड़के ने लोहार का काम करना कैसे स्वीकार कर लिया। मोहन इस बात से बेताक होकर लोहे के छल्ले की गोलाई को जांच रहा था। उसकी आंखों में सृजन की चमक थी एवं प्रशंसा पाने का भाव था। गलता लोहा इसलिए सन से हमने जाना कि कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता। उस कार्य को करने लगन पूर्वक करने से वह कार्य हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पुराने समय में जाति भेद था। उच्च जाति और जाति के अनुसार भी लोग अपने कार्यों को किया करते थे। इस कहानी में उस जाति भेदभाव एवं
कार्यकुशलता, दोनों बातों के महत्व को समझाया गया है। स्टूडेंट, आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आस्क मी योर डाउट, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।